जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, ये दृष्टि की करंट अफेयर मैगजीन जनवरी महीने की है, टारगेट प्रीलिम्स 2023। इसमें आज हम पहली क्लास करेंगे करंट अफेयर के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम। ये करंट अफेयर है। ये सारे टॉपिक दे रखे हैं, एक एक करके हम पूरा कर लेंगे। इधर भी है। तो आज का हमारा टॉपिक है संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम, और उसमें है कैदियों के मतदान का अधिकार। चलिए शुरू करते हैं। संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम। इसमें क्या क्या दे रखा है। कैदियों के मतदान का अधिकार चर्चा में क्यों है, प्रमुख बिंदु, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62, विवाद का कारण, अन्य देशों की स्थिति, कैदियों से जुड़े आंकड़े, पूर्व के मामले दे रखे हैं इसमें। पूर्व के मामले, मौलिक अधिकार, और ये मौलिक अधिकार का दर्जा देने का महत्व, आगे की राह, और फिर ये संभावित प्रश्न दे रखा है मेंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको। तो ये टॉपिक है आज का, कैदियों के मतदान का अधिकार। कैदियों के मतदान का अधिकार चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में उच्चतम न्यायालय के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, या आरपीए शॉर्ट फॉर्म में। आरपीए की धारा 62(5) को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया। इसमें प्रमुख बिंदु क्या क्या है। इसमें प्रमुख बिंदु है, यह याचिका में कहा गया है कि आरपीए की धारा 62(5) कैदियों को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित करता है। कैदियों को उनके वोट देने के अधिकार को वंचित करता है। ये आरपीए की धारा 62(5) में कहा गया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में समता के मौलिक अधिकार, और अनुच्छेद 326 के तहत मतदान के संवैधानिक अधिकार के विरुद्ध है। अतः इसे असंवैधानिक करार देते हुए हटा देने चाहिए। और इसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, या आरपीए 1951 की धारा 62, इसमें ये क्या क्या है, ये इसको भी देख लीजिएगा। तो इसमें आरपीए की धारा 62 मतदान के अधिकार से संबंधित है। साथ ही इसके तहत उन परिस्थितियों का भी उल्लेख किया गया है जब किसी व्यक्ति को उसके मतदान करने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, आरपीए की धारा 62(2) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मतदान नहीं करेगा यदि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता के अधीन है। अगला पॉइंट है, धारा 62(3) किसी भी व्यक्ति को एक आम चुनाव में एक ही वर्ग के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करने से प्रतिबंधित करती है। अगला पॉइंट है, आरपीए की धारा 62(5) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव में मतदान नहीं करेगा यदि वह कारावास या निर्वासन के दंडादेश के अधीन है। कारावास या किसी दंड के आदेश के अधीन है, अन्यथा कारावास में परिरुद्ध है या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में है। हालांकि इस उपधारा में कुछ भी उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो किसी भी कानून के तहत निवारक निरोध के अधीन है। अगला पॉइंट है, विवाद का कारण क्यों है। याचिका के अनुसार धारा 62(5) के तहत विचाराधीन कैदियों एवं सजा प्राप्त कैदियों के बीच कोई भेद नहीं किया जाएगा।
विचाराधीन कैदियों एवं सजा प्राप्त कैदियों के बीच कोई भेद नहीं किया जाएगा। जो सजा प्राप्त कैदी हैं और जिन पे अभी विचार चल रहा है उन कैदियों पर कोई भेद नहीं किया गया है, जिसके कारण जमानत प्राप्त दोषी व्यक्ति मतदान कर सकता है। जिसके कारण जो जमानत प्राप्त दोषी है वह व्यक्ति मतदान कर सकता है, जबकि विचाराधीन कैदी अपने मताधिकार से वंचित हो जाता है। जबकि विचाराधीन कैदी अपने मताधिकार से वंचित हो जाता है, जो भले ही बाद में अपने को निर्दोष सिद्ध कर ले। अगला पॉइंट है इसमें, गौरव तल है कि दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस और कनाडा आदि जैसे देशों में लागू कानून के विपरीत धारा 62(5) के तहत लागू इस प्रतिबंध पर में अपराध की प्रकृति या सजा की अवधि के आधार पर उचित वर्गीकरण का अभाव है। अन्य देशों की इसमें स्थिति क्या है? कैदियों के मतदान के अधिकार में अन्य देशों की स्थिति क्या है उसे भी देख लीजिए। उदाहरण के लिए जर्मनी आतंकवाद के आरोपों के दोषियों को मतदान से प्रतिबंधित करता है। ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 3 वर्ष की सजा प्राप्त लोग मतदान नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया में जिन्होंने 3 वर्ष की सजा प्राप्त की है वे मतदान नहीं कर सकते। फ्रांस जैसे देशों में कैदियों पर चुनाव में मतदान करने के लिए कोई डिफ़ॉल्ट प्रतिबंध नहीं है। कैदियों को चुनाव में मतदान करने के लिए कोई भी डिफ़ॉल्ट प्रतिबंध नहीं है, बल्कि अदालत मामले के आधार पर किसी भी दोषी के मतदान के अधिकार पर निर्णय ले सकती है। अदालत मामले के आधार पर किसी भी दोषी के मतदान के अधिकार पर निर्णय ले सकती है, जबकि इटली और अमेरिका के कुछ राज्यों में दोषी अपनी रिहाई के बाद भी वोट देने का अधिकार खो सकते हैं। दोषी अपनी रिहाई के बाद भी वोट देने का अधिकार खो सकते हैं। अगला कैदियों से जुड़े आंकड़े। ये कैदियों से जुड़े आंकड़े हैं। ये वर्ष 2021 की नवीनतम राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2021 तक देश भर की विभिन्न जेलों में कुल 5,54,034 कैदी बंद थे, जिनमें 1,22,852 दोषी यानी कि 22.2% दोषी और 4,27,165 विचाराधीन कैदी जो कि 77.1% हैं और 3470 बंदी हैं 3470 बंदी जो 0.6%। वर्ष 2020 में देश में विचाराधीन कैदियों की संख्या 3,71,848 थी, जिसमें 14% की बढ़ोतरी की गई है। 14% की बढ़ोतरी थी। देश के कुल विचाराधीन कैदियों में से शीर्ष तीन राज्य उत्तर प्रदेश में कितने 90,606 या 21.2%। दूसरे नंबर पर है बिहार, जिसमें 59,577 या 13.9%। और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, जिसमें 31,752 या 7.4% रहे हैं। पूर्व के मामले देख लेते हैं। इसमें पूर्व के मामले क्या क्या रहे हैं, तो अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ 1977 का ये केस है, जिसमें अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ 1997 मामले में उच्च न्यायालय ने आरपीए की धारा 62(5) की वैधता को बरकरार रखा था। साथ ही न्यायालय ने माना कि कैदियों को मतदान देने के अधिकार से वंचित करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। अगला इसमें कौन सा केस था, प्रवीण कुमार चौधरी व अन्य बनाम निर्वाचन आयोग 2019 का ये केस है, जिसमें प्रवीण कुमार चौधरी व अन्य बनाम निर्वाचन आयोग 2019 मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल में रह रहे लोगों एवं जेल से बाहर रह रहे लोगों के वर्गीकरण को वैध माना था। साथ ही न्यायालय ने जेल के अंदर मतदान करवाने के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी को भी आरपीए की धारा 62(5) की वैधता को बनाए रखने का कारण माना। अगला केस है जनप्रतिनिधियों के मामले में जनप्रतिनिधियों
के मामले में जून 2022 में उच्चतम न्यायालय मतदान करने के लिए जमानत मांग रहे हैं। महाराष्ट्र के 2 विधायकों की याचिका को रद्द कर दिया, परंतु न्यायालय ने आरपीए की धारा 62(5) के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने पर सहमति व्यक्त की थी। हालांकि कारावास में रह रहे लोगों के जनप्रतिनिधियों को जमानत देने के मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय में व्यापक मतभेद देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए आगे उदाहरण दे रखे हैं। उदाहरण है नलिन सोरेन बनाम झारखंड राज्य। नलिन सोरेन बनाम झारखंड राज्य मामले में उच्च न्यायालय ने झारखंड विधानसभा के एक सदस्य जो आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहे थे, जो किसी अपराध के मुकदमे का सामना कर रहे थे और पुलिस हिरासत में थे, सदस्य को मुख्यमंत्री द्वारा लाए गए विश्वास प्रस्ताव में अपना वोट डालने के लिए रिहा करने की अनुमति दी थी। नलिन सोरेन बनाम झारखंड राज्य में इन्हें अनुमति दे दी गई थी वोट डालने के लिए। अगला इसमें उदाहरण रमेश जैना बनाम उड़ीसा राज्य। रमेश जैना बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य 2010 का केस। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने रमेश जैना बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य मामले 2010 में राज्य विधानसभा के एक सदस्य को राज्यसभा चुनावों की मतदान प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी थी। अगला केस, जबकि बनवारी लाल कुशवाहा बनाम राजस्थान राज्य 2016 मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने विधानसभा के एक सदस्य जो जेल में और पुलिस हिरासत में थे को राज्यसभा चुनाव में मतदान करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। मौलिक अधिकार की स्थिति क्या है? मौलिक अधिकार जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 के निजता के अधिकार से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान भी यह मुद्दा उठाया गया था कि मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है? इस मामले में 9 न्यायाधीशों में से एक न्यायमूर्ति चैलमेश्वर ने मतदान को मौलिक अधिकार की आवश्यकता को रेखांकित किया था। चूंकि मतदान का अधिकार एक कानूनी अधिकार है जो एक कानून द्वारा प्रदत्त है, अतः इसे कानून में बदलाव कर छीना भी जा सकता है। मौलिक अधिकार का दर्जा देने का महत्व क्या है? इसमें ये पॉइंट दे रखे हैं, देखिए। संसदीय लोकतंत्र भारतीय संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। ऐसे में यह आश्चर्यजनक है कि इसके आवश्यक पहलुओं में से एक मतदान के अधिकार को एक मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है। हालांकि संविधान द्वारा इसकी गारंटी दी गई है और कोई भी नागरिक इसके प्रवर्तक के लिए अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय की सहायता ले सकता है। अगला पॉइंट है, यदि मतदान के अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित किया जाता है तो संसद द्वारा केवल अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों के परीक्षण के मानदंडों के तहत ही मतदान के अधिकार को सीमित किया जा सकता है। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 मामले में न्यायमूर्ति चैलमेश्वर इस बात से असहमत थे कि मतदान का अधिकार केवल एक वैधानिक अधिकार है और इसे एक संवैधानिक अधिकार माना। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उपयुक्त विधायिका द्वारा एक संवैधानिक अधिकार को भी सीमित किया जा सकता है। इसमें आगे की राह क्या है? तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर के अनुच्छेद 21 में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकार में सीधे या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार है। इसके अलावा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम
ICCPR के अनुच्छेद 25 में भी इसका समर्थन किया गया। इसका समर्थन किया गया। किसी भी व्यक्ति को कारावास की सजा देने का उद्देश्य उसे अपने कृत्यों के लिए दंडित करने के साथ समाज की मुख्य धारा में पुनः शामिल होने का अवसर प्रदान करना होता है, परंतु किसी भी व्यक्ति को मतदान जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया से वंचित रखना इस उद्देश्य के विपरीत होगा। अगला ऐसे पॉइंट, मतदान के अधिकार से वंचित करना कैदी को समाज से और दूर धकेलना है। लोकतंत्र में मतदान के बिना नागरिक का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे में विधायिका एवं न्यायपालिका को कैदियों, जघन्य अपराधों या अन्य विशेष मामलों के अतिरिक्त को मतदान का अधिकार देने के मुद्दे पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। इसका ये संभावित प्रश्न है। संभावित प्रश्न क्या है? भारत में जेल में बंद कैदियों को मतदान का अधिकार देने से जुड़े प्रावधानों पर चर्चा करते हुए इस संदर्भ में उनके मौलिक अधिकारों एवं उनके पुनर्वास पर इसके प्रभाव व इससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। ये मेंस के लिए क्वेश्चन है, आप इसे कर लीजिएगा। अगली क्लास में इलेक्टोरल बॉन्ड, इसके बारे में देखेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड ये क्या है, चर्चा में क्यों है, क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड, इसके उद्देश्य क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड बिक्री प्रक्रिया, हालिया में संशोधन, इसकी आलोचना क्या क्या है, आलोचना, इसमें आगे की राह क्या है, और ये इसका संभावित प्रश्न है। और उससे अगली क्लास में पुरानी पेंशन योजना। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। चलिए, धन्यवाद।